डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनसे संबंधित आपके जो सवाल होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचाते हैं। तो बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी दो महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या है वो विषय, आइए सबसे पहले इसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में। महत्वपूर्ण विषय है और हम कह सकते हैं कि लाभकारी विषय है। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम में ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में, जो तेजी से अपना जो स्तर है वो बढ़ा रही है और हमारे किसानों को लाभान्वित भी कर रही है। तो किस तरह से आप कृषि शिक्षा से जुड़ सकते हैं, स्वरोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, इन पर चर्चा होगी। इनसे संबंधित सवाल हम आपके जानेंगे। वो सवाल आप हम तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसका नंबर क्या है आइए बता देते हैं, 8800-520-717, 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप मेल कीजिए, हम तुरंत उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे और समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हेलो किसान 2015@gmail.com। तो आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। परिचय करवाते हैं। स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव जी, प्रोफेसर हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में। और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिनेश जिगर जी। बता दें ये वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, चंडीगढ़ में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर यादव आपका भी स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करते हैं। बता दें आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर यादव का रुख करते हैं, कृषि शिक्षा के महत्व को समझ लेते हैं। जी, कृषि शिक्षा, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि शिक्षा इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कारगर शिक्षाओं में एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कंट्रीब्यूशन करीब 15% के करीब रहता है, अगर जीडीपी के रूप में देखा जाए जी। तो इस पूरी प्रथा में अगर और आगे बढ़ कर के देखा जाए तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर कृषि से संबंधित जो रॉ मटेरियल होता है वो उस इंडस्ट्रीज़ का एक बेस होता है। तो कहीं न कहीं कृषि जो है पूरे देश में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है और कृषि की स्थिति और उसमें सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और कृषि शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी पार्ट होता है और इसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं न कहीं विद्यार्थियों को खेतों में ले जाकर के प्रशिक्षण दिया जाए, किसानों के साथ रखा जाए जी। भारत सरकार का हमेशा एक प्रयास रहा है कि कई संस्थाओं के द्वारा गाँव को गोद लिया गया है और उसमें जो किसानी, खेती या पशुपालन होती है उसके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया जाए। तो इस देश में कृषि शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण जो है रोल है और खास करके ऐसे लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ के सभी बेरोजगार युवक या जो किसान भाई हमारे हैं, उनकी शिक्षा का निरंतर जो है प्रयास होना चाहिए और प्रयास हो रहा है। और उसी रूप में कृषि शिक्षा को देखना चाहिए जिससे ऐसे समाज को जो क्लासरूम में नहीं जा सकते हैं, खेतों में जाके उनको पढ़ाया जाए और कृषि शिक्षा को उनके घर तक पहुँचाया जाए जी। तो कृषि शिक्षा का बहुत हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, ग्रामीणों और युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए भी। तो किस तरह से हमारे जो युवा हैं, जो भी खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर एक नजर डाल लेते हैं।
कृषि शिक्षा को करियर के रूप में चुनने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज ऐसे कई पाठ्यक्रम हैं जो युवाओं को सीधे कृषि से जोड़ रहे हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, साथ ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और समतुल्य विश्वविद्यालयों का भी अहम योगदान है। इन संस्थानों में शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हैं। ये युवा कृषि में नए सुधार और विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक की जगह जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर विकल्प, उन्नत कृषि यंत्र, कम पानी वाले क्षेत्रों में भी भरपूर पैदावार लेने की विधियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, खेती के साथ स्वरोजगार की परिकल्पना को भी पूरा किया जा रहा है। युवा शिक्षा के दौरान ही एग्री स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसमें सरकार भी उनका भरपूर सहयोग कर रही है। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र बागवानी, मुर्गी पालन, पौध विज्ञान, मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान और पशु विज्ञान में भी नौकरी के अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में स्वयं के रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादों की दुकान, कृषि उद्योग आदि जैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कृषि शिक्षा न केवल युवाओं को शिक्षित कर रही है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के लिए भी तैयार कर रही है। तो जाना अभी हम सब ने कृषि शिक्षा के महत्व के बारे में, स्वरोजगार के बारे में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब हम ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर दिनेश का। क्या कहेंगे आप दिनेश जी कि अगर हम ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात करते हैं तो हमारे देश में तेजी से हमने इसके स्तर को बढ़ते हुए देखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो, ड्रैगन फ्रूट जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कमलम नाम दिया है, और इसकी महत्वता अभी हमारे भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी जो पौष्टिकता की बात करें तो ये दुनिया का सबसे पौष्टिक फल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे तत्व हैं, ऐसे विटामिन हैं, ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो उचित मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इसको भविष्य का फल भी कहा जाता है। आज आप अगर मार्केट में देखेंगे, बाजार में देखेंगे, तो एक फल की कीमत कम से कम 100-150 रुपए किलो है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई किसान इसकी खेती कर रहा है तो कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में किसान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका कारण ये है कि इसकी खेती करने के लिए किसान को ज्यादा उपजाऊ भूमि की जरूरत नहीं पड़ती जी, ज्यादा खाद और उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिन किसान भाइयों के पास ऐसी बंजर भूमि पड़ी है, ऐसी खराब भूमि है जिसका मृदा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वहां पर भी ये फसल किसान भाई लोग अच्छे से लगा सकते हैं और अच्छे से अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं जी। अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो गुजरात का जो कच्छ एरिया है, जो जहाँ पे मृदा जो है मिट्टी है बहुत अच्छी नहीं है, भारत का 50% से ज्यादा जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है वो गुजरात में कच्छ रीजन में हो रही है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटका है। तो अभी हम देखें, पहले जब ये 1990 के आसपास भारत में आया था तो उस बड़ी मुश्किल से 4 हेक्टर एरिया इंडिया के अंदर था, और अभी हर स्टेट के अंदर 400 हेक्टर से ज्यादा इसका एरिया बढ़ गया है जी। और दूसरी बात, अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो कम से कम मतलब मोर देन थाउजेंड्स के अंदर इसका एरिया बढ़ चुका है, और उसकी उत्पादन क्षमता भी इतनी ज्यादा है कि किसान लगाने के 2 साल के अंदर ही अपनी आमदनी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। तो मेरा किसान से यही निवेदन है कि जो प्राकृतिक जो खेती, परंपरागत जो खेती कर रहे थे हम लोग, उसको छोड़ के ये जो नई फसलें हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस फसल को लगाने से ज्यादा मुनाफा होगा
और जो लोग डायबिटीज है, कैंसर है, जिनके प्रॉब्लम्स रहती है, बीपी हाई रहता है, मलेरिया से डेंगू है, उन सब चीजों में ये फल काम आता है। तो इस फल की महत्वता मतलब आमदनी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है, मृदा स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है, और ये फल हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो हर लिहाज से ये जो फल है ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें या फिर हम इसकी खेती के लिहाज से बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे किसान जो हैं जागरूक हो रहे हैं, पारंपरिक फसलों के साथ साथ अब अन्य फसलों को अपना रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी अगर आप अपनाते हैं तो आमदनी में अच्छी खासी आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, कौन सी किस्में हैं और क्या तैयारियां करने की जरूरत है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट को कमलम भी कहा जाता है। भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और नागालैंड में भी की जाती है। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती का तरीका भी थोड़ा अलग है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर खास तरह से बने कंक्रीट के खंभे गाढ़े जाते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर यानी करीब 5 हाथ होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के इर्द गिर्द 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। रोपाई के समय ही हल्का पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई पद्धति से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। दरअसल ड्रैगन फ्रूट के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा पानी और जड़ के पास पानी इकट्ठा होने से ड्रैगन फ्रूट की फसल खराब हो सकती है। इसलिए खेतों में जल निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। इसमें हर महीने गोबर या रासायनिक खाद डालना अच्छा रहता है। जब भी खरपतवार उगाएं तो उसे हटाते रहें। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती हैं और 8 महीने में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रोपाई के 16 महीने बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप लेते हैं और फिर फल का। रोपाई के 18 महीने बाद जब फल पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है तो इनकी तुड़ाई कर ली जाती है। तुड़ाई के बाद बाजार में ड्रैगन फ्रूट की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में, उसके महत्व के बारे में अभी आपने जाना इस रिपोर्ट के माध्यम से। इस पर हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले डॉक्टर यादव का मैं रुख करना चाहूंगी। कृषि शिक्षा के महत्व के बारे में आपने बताया है। अगर हम देश की युवाओं की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की युवाओं की बात करते हैं, तो आप क्या उन्हें सलाह देंगे? कृषि शिक्षा से अगर वो जुड़ते हैं तो किस तरह से भविष्य को संवार सकते हैं? देखिए, अगर कृषि शिक्षा की बात की जाए, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ अपनी पुरानी बात में कि हमेशा इस देश में कृषि शिक्षा पर ध्यान दिया गया, चाहे वैदिक पीरियड रहा हो या आपको पोस्ट वैदिक पीरियड रहा हो या मुगल पीरियड रहा हो, ब्रिटिश पीरियड और हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस देश में जितने भी युवक हैं उनको सलाह ये दी जाती है कि अपने जो इलाके हैं या जो गांव हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर जो खेती की जा रही है उस खेती को आप सुधारने का अगर प्रयास करते हैं या उस खेती से अपनी जीविका शुरू करना चाहते हैं तो आपको कृषि शिक्षा में ज़रूर दाखिला लेना चाहिए। बिना कृषि शिक्षा के आप शायद कृषि करने में उतने सक्षम नहीं होंगे, इसलिए कृषि शिक्षा ज़रूरी होती है ऐसे लोगों के लिए। और कृषि शिक्षा केवल खेती के लिए ही नहीं बल्कि खेती से संबंधित और व्यवसाय जैसे मछली पालन है या बी कीपिंग है, मशरूम प्रोडक्शन है, इन सब के लिए भी आपको शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अगर स्वरोजगार अपना स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप का इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो कृषि शिक्षा बहुत जरूरी है। अपनी खेती किसानी जो आप वर्षों से करते आ रहे हैं, आपके जो घर वाले हैं, जो बड़े हैं, वो करते आ रहे हैं, उसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो कृषि शिक्षा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सकती है। तो कृषि शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है, इससे आप जरूर जुड़िए। इससे संबंधित जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए पहले जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से।
मैं जानना चाहता हूँ कि बैंगन की खेती करने के लिए जो हमें जो है जैसे कहीं जल भराव होता है, सीपेज एरिया है, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, कैसा हमारा जलवायु और जो इलाका होना चाहिए। हेलो जी, नैन स्वरूप जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना ये चाहता जो बैंगन की खेती है हमें किस मिट्टी में करना चाहिए, कितना पीएच मान होना चाहिए, जैसे कहीं सीपेज एरिया या जल भराव की समस्या होती है तो हमें कैसे स्थान को चुनना चाहिए। बिल्कुल, जगह का चुनाव कैसे किया जाए, मिट्टी कैसी हो और खेत कैसे चुना जाए, क्या कहेंगे आप यहाँ पर दिनेश जी इसको लेकर के? देखो, जैसे कि मैं जब ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताना स्टार्ट किया था, ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फसल है जिसकी जो मृदा की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। चाहे वो बंजर खेती है, चाहे उस खेती में खनिज पदार्थ है या नहीं है, चाहे उस जमीन के अंदर कार्बनिक पदार्थ है या नहीं है, कोई हमें मैटर नहीं करता है। इसकी खेती के लिए हम किसी भी पथरीली जमीन हो, चाहे अनउपजाऊ भूमि हो, वहां पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। मगर इसकी खेती करने के लिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां जल भराव हो, क्योंकि जहां जल भरा रहेगा, जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी, वहां पे इसके पौधे मर जाते हैं, वहां पे तना सड़न रोग लग जाता है। और किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसको हम उगा सकते हैं। मैं बात कर रहा था गुजरात के कच्छ एरिया की, वहां पे लवणीय भूमि है। इसकी खेती लवणीय भूमि के अंदर भी कर सकते हैं, जहां जिस मिट्टी का पीएच मान है जो 8.5 तक भी रहता है, वहां भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो मिट्टी की कोई ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे कॉलर ने कॉल किया था उत्तर प्रदेश बाराबंकी क्षेत्र से, तो क्या इस इलाके में यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सही रहेगा? कौन से इलाके में? उत्तर प्रदेश। हाँ मैडम, ये कह रहा था जो ड्रैगन फ्रूट की खेती सबसे पहले कर्नाटक, जो हमारा दक्षिण भारत है, तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटका है, केरला है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मगर आज की डेट में हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एमपी और यूपी में भी लोग इसकी खेती कर रहे हैं, क्योंकि इसकी खेती के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, ग्रीष्म क्लाइमेट चाहिए, है ना। तापमान 20 से 30 के बीच में रहे, जो हमारा वार्षिक औसत तापमान है। अगर 35 डिग्री सेल्सियस तक भी जा रहे हैं तो इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी फसल है जो ज्यादा तापमान को भी सहन कर सकती है, कम पानी को भी सहन कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है इसकी खेती के लिए बहुत ही उत्तम है। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इसकी खेती अभी हो भी रही है और लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल, नंद स्वरूप मिश्रा जी, किस तरह आप जगह का चुनाव कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको विस्तार से बता दिया है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जो सवाल हैं आपके, उनके जवाब आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में और साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं आप। तो हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे हमारे दोनों ही विषयों के बारे में। आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, जब हमने रिपोर्ट देखी तो उसमें एक पंक्ति थी कि कृषि शिक्षा जो है स्वरोजगार की तैयारी है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भारतीय नई एजुकेशन पॉलिसी आई है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है 2020 में, उसमें भी इस बात का ध्यान दिया गया है कि स्किल को इम्प्रूवमेंट करना है, लोगों में एक जागरूकता लानी है कि आप स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा अग्रसर हों, क्योंकि नौकरियां तो लिमिटेड होती हैं। तो आपको अगर स्वरोजगार आप अपना स्थापित करते, चाहे स्टार्टअप के रूप में करें या आप अन्य साधनों के तरीके से करें, तो आपको सरकार भी सहयोग दे रही है और साथ ही साथ आप अगर स्वरोजगार स्थापित करते हैं तो अपने आप का आय तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को भी आप रोजगार प्रदान करेंगे। तो इसमें कृषि शिक्षा काफ़ी सहायक साबित हो रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जाती है कि आप अगर अपने शिक्षा और अपने जो है दक्षता, दोनों स्किल और एजुकेशन दोनों को अगर बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं कृषि के व्यवसाय में या कृषि से संबंधित व्यवसाय में, तो आपको कृषि शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा। और कृषि शिक्षा कई माध्यमों से आपके तक पहुंच जाती है, चाहे वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हो, जैसा कि हमारा विश्वविद्यालय जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, वो कृषि विद्यापीठ के माध्यम से बहुत सारे पाठ्यक्रम जो है किसानों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए या जिनको जो अर्बन एरियाज में भी लोग रह रहे हैं और कृषि शिक्षा से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनको भी ये शिक्षा प्रदान कर रही है एग्रीकल्चर के कई इलाकों डोमेन में। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए अपने लिए उचित शिक्षा कृषि के रूप में चुनना है और जिस व्यवसाय को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या जिस व्यवसाय में आप खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उससे संबंधित शिक्षा आप किसी भी विश्वविद्यालय से संपर्क करके, कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे देश में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बहुत सारे संस्थान हैं जहां पर शिक्षा भी है, साथ साथ ट्रेनिंग भी होती है। उन जगहों से आप जो है पूरे तरीके से लाभ ले सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्वरोजगार के अवसर भी आप दे सकते हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार दे करके आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कन्हैया लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर उज्जैन मध्य प्रदेश से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, बोल रहा हूँ कन्हैया लाल जी। ठीक है, पूछिए। हमने प्राप्त होते के बीज और उज्जैन में ड्रैगन फ्रूट की खेती करना क्या संभव है या फिर नहीं? दिनेश जी क्या कहेंगे इसको लेकर आप? वाकई मैडम, जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है आपका, नीमच है, मंदसौर है, यहाँ पे लोग ड्रैगन फ्रूट की काफ़ी अच्छे रूप में लोग खेती कर रहे हैं। जबलपुर जो एरिया है एमपी का, वहाँ पे भी लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश है वो भी इसके लिए बहुत सुटेबल है। मैंने बताया जबलपुर में भी हमारा और झांसी में हमारे 2 ICR के भारत सरकार के संस्थान हैं, वो लोग भी बुंदेलखंड जो रीजन है वो लोग भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। तो मेरा मानना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों ही इस फल की खेती के लिए बहुत उचित हैं और जलवायु बहुत सटीक है, वहाँ की मृदा भी इसकी फसल खेती करने के लिए बहुत अच्छी है। तो मध्य प्रदेश में इसकी खेती हम आराम से कर सकते हैं, इसकी खेती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, तो कन्हैया लाल जी आप बेशक यहाँ पर कर सकते हैं उज्जैन में ड्रैगन फ्रूट की खेती। बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ की यही सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और एक हमारे दर्शक ने मैसेज भेजा है परभड़ी महाराष्ट्र से, अनिल शिंदे जी इनका नाम है और ये लिखते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के बाद उसे मार्केट में कैसे लाया जाए? क्या कहेंगे दिनेश जी मार्केटिंग को लेकर यहाँ? मैडम, मार्केट अभी इसका बहुत ओपन है। लोगों को ये लगता है कि इसकी हम खेती तो कर रहे हैं, इसको बेचे कहाँ पे? मार्केट के अंदर ड्रैगन फ्रूट मिलता ही नहीं है। अगर वो मिल रहा है
तो वो बहुत महंगा मिल रहा है। जैसे मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ 150 रुपए का एक फल है। मैं गुजरात में 7 साल रहा, वहाँ 200 रुपए का एक फल है। जो छोटी छोटी हमारी दुकानें हैं, आप होलसेल में ना बेच के रिटेल पे भी बेच सकते हैं, बड़े बड़े खुदरा विक्रेता हैं उनको बेच सकते हैं, सहकारी समितियां हैं वहां बेच सकते हैं। हमारी जो मंडी है, सब्जी मंडी वगैरह है, आप जाके पैकिंग करके अपने बॉक्स में डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि आप जब बेचोगे तो आपको किलो के हिसाब से बेचना पड़ेगा। क्योंकि हम जब गुजरात में थे तो हम 100 रुपए 150 रुपए किलो के हिसाब से बेचते थे। यहाँ पे भी लोग मंडी में डायरेक्ट अपना प्रोड्यूस लेके आते हैं, डायरेक्ट सेल कर देते हैं, जो यहाँ के लोकल विक्रेता होते हैं। तो इसी प्रकार से अभी इसका प्रचलन, आप सही कह रहे हैं कि इसकी खेती करने के बाद जो हमारा प्रोड्यूस है उसको बेचने में दिक्कत आती है, मगर हमें स्टार्टिंग में खुद ही हमें जो बॉक्स लेके उसमें पैकिंग करके अच्छे से और मंडी में आपको बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, शुरुआती हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रगल है, भागदौड़ है, लेकिन उसके बाद जब मार्केट डेवलप हो जाएगा, आपका मार्केट तक पहुंच आपकी बन जाएगी, तो आपकी आमदनी देखिएगा कि कितनी तेज़ी से उसमें बढ़ोतरी होती है और ये आपके लिए लाभकारी सौदा बनता है। बढ़ते हैं आगे और एक सवाल और आ गया है हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से। ये लिखा है कि कृषि शिक्षा लेने के लिए हरियाणा में कहाँ संपर्क कर सकते हैं? कृषि के क्षेत्र में जानकारी हरियाणा में हिसार में कृषि विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पूरी जानकारी मिलेगी आपको। हिसार, हरियाणा में हिसार जगह, हिसार क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आप संपर्क कीजिए और कृषि के क्षेत्र में या संबंधित व्यवसाय से संबंधित अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन और है, यदि आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में अगर संपर्क करेंगे तो आपको प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी मिलेगी और शिक्षा से भी संबंधित जानकारी मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र तो हमेशा से ही हमारे किसानों के लिए तैयार रहते हैं, उनकी सहायता के लिए, तो आप वहां का भी रुख कर सकते हैं। वहां से भी आप पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कहां से आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और कैसे अपने भविष्य को, खेती किसानी को उन्नत बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव, आपके पास ही आना चाहूँगी, जैसे अगर हमारे युवाओं की हम बात करते हैं, अगर उन्होंने स्कूल पास कर लिया, स्नातक के लिए जाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या क्या उनके लिए हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज होंगे? देखिए, स्नातक के लिए 2 तरीके की हमारे पास शिक्षा की व्यवस्था है। एक है कॉलेजेज होते हैं जो कृषि के होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं या वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। दूसरे हमारे पास करीब करीब 65 से 70 के बीच में कृषि विश्वविद्यालय हैं देश में, जिसमें ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आर्ट्स के लिए जो आर्ट साइज के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, बाकी साइंस के या एग्रीकल्चर से अगर कोई पढ़ के +2 आते हैं तो उनके लिए एडमिशन ये एलिजिबिलिटी होती है। और इसमें आप दाखिला लेने के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, उसके माध्यम से ही आपका इसमें एडमिशन होता है। बिल्कुल, एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर देना होता है, उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है और आप आगे यहाँ बढ़ सकते हैं। शिक्षा हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद क्या कितने अवसर होते हैं यहाँ पर नौकरी के और स्वरोजगार के? देखिए, कृषि शिक्षा हम अभी चर्चा कर रहे थे, एक हमारे किसान भाई महाराष्ट्र से पूछ रहे थे कि अगर हमने ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया है तो उसको हम बेचें कैसे। कृषि शिक्षा इसीलिए जरूरी होती है कि लोगों में जागरूकता पैदा करें, जिसमें जो कस्टमर हैं उनके लिए भी ज़रूरी है और जो किसान हैं या जो लोग इस व्यवसाय में आते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए कृषि शिक्षा कहीं न कहीं आपको यदि आपको 2 चीज़ों में जागरूक होना है कि आप कौन सा व्यवसाय अपने लिए चुनें जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी पूरी अध्ययन करें। दूसरा यह है, यदि आप सामाजिक स्तर पे काम करना चाहते हैं कि कृषि के शिक्षा के माध्यम से आप अपने कृषि में जो है वो परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको कृषि शिक्षा करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आता है कि यदि आप कृषि शिक्षा करना चाहते हैं और अपने आप को और हायर एजुकेशन की तरफ जाकर के रिसर्च के एरिया में जाना चाहते हैं, जिसमें कृषि से संबंधित कोई परेशानी हो उस पर रिसर्च करके उसको दूर किया जाए, जैसे बीमारियां हैं, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है या मृदा से संबंधित कोई बीमारी है
या आपकी पौधों में कुछ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डॉक्टरेट की डिग्री। फिर आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से आप वैज्ञानिक के रूप में भी चयन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये कृषि शिक्षा न केवल स्वरोजगार बल्कि आपको नौकरियों का भी अपॉर्चुनिटी देती है। बैंकों में भी बहुत सारी नौकरी हैं जिनमें कृषि शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये चूज़ करें अपने आप को, हमारे जितने भी युवक हैं, जितने भी किसान बंधु हैं, कि आपको किस रूप में अपने आप को स्थापित करना है, स्वरोजगार के रूप में, या आप अगर नौकरी के रूप में चाहते हैं या रिसर्च के रूप में जाना चाहते हैं। तो कृषि शिक्षा हर एक स्तर के लिए उपलब्ध है और आपके लिए हर मायने में हम कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद साबित होगी। आप ज़रूर इसकी ओर अपने कदम बढ़ाइए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे हम भी, और एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, संतोष जी महाराष्ट्र से। आइए जान लें उनका क्या सवाल है। हेलो, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयत्न करेंगे उनसे संपर्क करने का, और संतोष जी से गुजारिश करेंगे कि आप दोबारा से कॉल लगाइए। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा, हम कार्यक्रम में आपका जो सवाल है वो ज़रूर शामिल करेंगे, समाधान आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द ही लौटेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार और साथ ही साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कार्यक्रम में से जरूर शामिल करेंगे। हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, वो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और आ गया है हमारे पास, उसे हम शामिल कर लेते हैं। ये पूछा है हमारे दर्शक ने कि ड्रैगन फ्रूट के पौधे कहां से मिल सकते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र और नाम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। क्या कहेंगे आप दिनेश जी, अगर पौध लेना चाहें तो कहां से ले सकते हैं हमारे किसान? रिपीट करेंगे, ड्रैगन फ्रूट के पौधे कहां से मिल सकते हैं? हाँ मैडम, ड्रैगन फ्रूट की जो खेती होती है उसके लिए हमें तना कलम जो स्टेम कटिंग की जरूरत पड़ती है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि इसकी कलम सरकारी नर्सरी से ही ले। पहली बात तो किसी मतलब जो प्राइवेट है नर्सरीज वहां से नहीं लेनी। दूसरी बात, अगर आपके आसपास कोई सरकारी संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है या आईसीआर का कोई संस्थान है तो वहां से आप ले सकते हैं। मैं जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो बारामती में एक संस्थान है नियासम नाम से, ओके, तो वहां से मिल सकता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो काजरी जोधपुर में एक संस्थान है, वहां से मिल सकता है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना है, वहां से भी मिल सकता है। गुजरात में काफी लोग, किसान लोग भी इसकी मतलब खेती करने के साथ साथ में इसकी जो कटिंग है वो बेचते हैं। तो मतलब जो लोग इसकी खेती भी कर रहे हैं वो साथ में इसकी कटिंग को भी बेचते हैं ताकि और किसान भाई भी मतलब वहां से खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो हर जगह इसकी कलम आराम से मिल जाती है। और अगर किसी किसान भाई को अगर चाहिए तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए कलम के माध्यम से इसकी खेती की जाती है, सरकारी नर्सरी से ही ले, या फिर कई किसान हैं जो बिकवाली भी करते हैं उपज के साथ साथ, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र का यहाँ पर रुख किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश से देवेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो,
उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी तकनीकी समस्या के चलते। आप दोबारा से देवेंद्र जी यहाँ पर प्रयास कीजिए, नेटवर्क एरिया में आकर प्रयास कीजिए ताकि आपकी जो आवाज़ है स्पष्ट तौर पर हम तक पहुँच सके, आपके सवाल को हम सुन सके और आपकी समस्या का समाधान आप तक हम पहुँचा सके। तो ये हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें, जब भी हमें कॉल करें नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें। और एक छोटी सी गुजारिश और है, टीवी पर ध्यान ना दें, सीधा फ़ोन कॉल पर ही हमसे बात करें और अपनी समस्या का समाधान हमसे ज़रूर जानें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर अब एक बार फिर से डॉक्टर यादव का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर यादव, लगातार आप बता रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से कृषि शिक्षा से फ़ायदा ले सकते हैं, स्वरोजगार यहाँ पर जुड़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अगर हम संबंधित व्यवसायों की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि अवसर हैं, जैसे मधुमक्खी पालन की बात करें, मछली पालन है, पशुपालन है, जो हमारे तमाम पशु हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? इनके बारे में भी विस्तार से जो शिक्षा है वो प्राप्त करके लाभान्वित हो सकते हैं हमारे पशुपालक। देखिए, कृषि शिक्षा एक बहुत ही इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जब कृषि की हम बात करते हैं तो कृषि में ये जितने भी पहलू हैं, चाहे वो बी कीपिंग हो, मशरूम उत्पादन हो, डेयरी हो, कुक्कुट उत्पादन हो, सबकी शिक्षा जो है वो फसलों की शिक्षा के साथ ही समाहित होती है। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो उन जगहों पर कहीं न कहीं ये सारे जो व्यवसाय होते हैं ये उपलब्ध होते हैं, ये अपने आप में कृषि के द्वारा ही संचालित होते हैं, क्योंकि प्लांट ही बेसिक फूड है हर एक एनिमल के लिए, हर एक जानवर के लिए। तो जो पौधों से, जो चाहे मधुमक्खी हो या मशरूम हो या एनिमल हो, लाइव स्टॉक जिसको कहते हैं, ये सारे पौधों पर निर्भर होते हैं। और पौधों की जब खेती की जाती है तो उनके अवशेष से भी कई ऐसे नए उत्पाद उत्पादित होते हैं। और जैसे पेपर इंडस्ट्री को भी आजकल जो है कई प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कृषि शिक्षा की हम बात करते हैं तो उसके विभिन्न आयाम के बारे में हम जरूर पढ़ें और किसी एक आयाम को लेकर के आप स्वरोजगार अपने आप में स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, या आप अपने कृषि के साथ ही इन सारे आयामों को जोड़ करके अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। कई ऐसे बेरोजगार लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं, कई ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से उनकी भी आय बढ़े और साथ ही साथ हमारे देश की भी आय बढ़े। तो कृषि शिक्षा में चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे मशरूम उत्पादन हो, या आप जैसे हमारे डेयरी के जानवर हैं, इन सबका उत्पादन कृषि के साथ साथ किया जा सकता है। इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से शिक्षा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये व्यवसाय ऐसे होते हैं जो समय के हिसाब से कम समय में आपको उत्पादन देते हैं और साल के कई महीनों में इनकी जो है वो साइकिल चलती रहती है, एक तरीके से चक्र चलता रहता है। इसलिए इसमें जो है स्किल का विशेष ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा। शिक्षा से केवल काम नहीं चलेगा। और यदि आप एक चीज़ देखेंगे तो आप अपने जो खाली समय है उसका इसमें प्रयोग करके अपने समय को, अपने खाली समय को भी एक रिम्यूनरेटिव रूप में जो है अपने आप में आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि जब आप खाली होंगे तब आप अपने समय को इन व्यवसायों में, जो उसके संबंधित व्यवसाय हैं, उनमें व्यस्त करके भी फसलों के अलावा आमदनी यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। एक ही जो हमारी खेती बाड़ी है उस पर ही यहाँ पर निर्भर नहीं रहना है। बिल्कुल। तो देखिए, साल भर आमदनी अर्जित करनी है, विभिन्न व्यवसायों को भी आप अपना सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कृषि शिक्षा से जुड़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। परशुराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में जानकारी लेना था मैडम कि यहाँ इसका पौधा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अगर इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी थी, लेकिन फिर से चाहेंगे दिनेश जी आपसे कि एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर ड्रैगन फ्रूट का पौधा लेना है, कलम लेनी है, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश बलिया से बात कर रहे हैं। किसान भाई कहाँ के रहने वाले हैं ये? बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक झांसी में हमारा एक ICAR का संस्थान है
IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से इनको इसकी कलम मिल सकती है, इसकी कटिंग मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते दाम पे आपको ये कलम मिल जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ से ट्राई कर सकते हो। और KVK और वहाँ उनके डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में KVK होता है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ उपलब्ध होगी तो वहाँ से भी आपको मिल सकती है। बिल्कुल। तो परशुराम जी, कहाँ संपर्क करना है आपने, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ एक सवाल और आ गया है हमारे पास, जिसे हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। ये भेजा है हमें किरण ने जयपुर राजस्थान से, और इन्होंने पूछा है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में क्या नैनो यूरिया या नैनो DAP का इस्तेमाल करना लाभकारी होगा? अगर हाँ, तो किस डोज पर प्रयोग करना चाहिए? DAP नैनो यूरिया और नैनो DAP। ओके मैडम, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत कम मात्रा के अंदर हमें खाद और उर्वरक देने चाहिए। नैनो फर्टिलाइजर है, नैनो DAP है और नैनो यूरिया, ऐसे 2 फर्टिलाइजर है जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत कम मात्रा के अंदर फर्टिलाइजर और ये हमारे नाइट्रोजन NPK रहते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक होगा अगर हम ड्रैगन फ्रूट के अंदर नैनो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सिफारिश है, हमारी जो रिकमेंडेशन ये कहती है कि नैनो मतलब ड्रैगन फ्रूट के एक पौधे को साल में आधा किलो नाइट्रोजन, आधा किलो फास्फोरस और 300 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो वो हम नैनो फर्टिलाइजर के थ्रू अगर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस फैमिली का पौधा है जो बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम खनिज पदार्थों और मिनरल्स और फर्टिलाइजर को मतलब नहीं भी मिले इसको कम मात्रा में, तो ये बहुत अच्छी उपज देता है। तो मेरे ख्याल से नैनो DAP और नैनो यूरिया अगर हम इसमें यूज करते हैं तो बहुत फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सवाल और आए हैं यहाँ पर, दिनेश जी आपके लिए ही हैं। एक भेजा है निखिल जी ने नांदेड़ महाराष्ट्र से, पूछा है कि ड्रैगन फ्रूट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है शुरुआत में। और दूसरा सवाल है महेश कुमार जी का सवाई माधोपुर राजस्थान से, कि क्या ड्रैगन फ्रूट को गमले में लगाया जा सकता है, क्या गमले में से फल लिया जा सकता है? दोनों ही सवालों का जवाब दें। क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या गमले में कर सकते हैं इसकी खेती, और क्या गमले में फल आता है? देखो मैडम, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ज्यादातर किसान इसीलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। मैं अगर आपको मोटा मोटा अगर बताऊं तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए आपके प्रति हेक्टर आपका इसका खर्चा आएगा। क्योंकि खर्चा ज्यादा होने का भी कारण है क्योंकि इसको नॉर्मल तरीके से नहीं लगा सकते। इसको लगाने की 2 पद्धतियां हैं। जिसको पहली पद्धति है वो मोप टॉप पद्धति बोलते हैं, या उसको पोल और रिंग मेथड बोलते हैं। इसमें हमें सीमेंट के पोल चाहिए होते हैं और एक सीमेंट की गोलाकार और आयताकार रिंग चाहिए होती है, तो उसका खर्चा भी आता है। साथ में पौधे की जो कलम है उसका खर्चा आएगा, लगाने का खर्चा आएगा। तो आप लमसम मान के चलिए एक पौधे को लगाने के लिए 500 रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि आपका 200-250 रुपए के आसपास तो आपका 2 मीटर का एक पोल आएगा, कम से कम फिर 150-200 रुपए के ऊपर एक रिंग लगती है, उसका खर्चा आएगा। कटिंग की बात करें तो 20 से 30 रुपए की एक कटिंग आती है। और 1 हेक्टर में अगर हमें लगाने हैं तो हमें 100 सीमेंट के पोल चाहिएंगे, 100 रिंग चाहिएगी और 4000 हमें पौधे चाहिए, क्योंकि एक पोल के चारों तरफ 4 पौधे लगेंगे, 4 पौधों का एक पौधा बनता है। तो कहने का मतलब है इनिशियल लागत अगर मोटा मोटा हम करें, खाद उर्वरक पोल सब कुछ मिला के 5 से 6 लाख रुपए आपका प्रति हेक्टर आएगा। बिल्कुल। और दूसरा सवाल है गमले में जी, गमले की बात है। गमले में देखो नहीं लगेगा, ये अगर आप 1-2 पौधे लगा रहे हो तो लग जाएगा, उसमें फल भी आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर इसको सपोर्ट के लिए आपको पोल लगाना ही पड़ेगा, है ना। और एक मैं दूसरी पद्धति भी बता रहा था, ट्रेलिस सिस्टम भी, उसमें भी सीमेंट के पोल चाहिएंगे मगर उसमें रिंग नहीं चाहिए।
हम एक लंबी 3-3 मीटर के ऊपर पोल लगाते जाएंगे और फिर बीच में उसमें 2 या 3 जीआई वायर डालने पड़ेंगे जी। इस पद्धति में मैडम क्या है कि आपकी पौधे आप ज्यादा लगा सकते हो 1 हेक्टर में। जो हम सीमेंट पोल वाला जो मोपअप मेथड था उससे डबल पौधे इसमें लग सकते हैं और इससे डबल उत्पादन इसमें ट्रेलिस मेथड में आता है। तो कहने का मतलब ही मेथड दोनों ही पद्धतियां अलग अलग हैं, मगर ये जो ट्रेलिस मेथड जो दूसरे वाला जीआई वायर वाला मैं जो बता रहा हूँ, इसकी जो लागत आपकी जस्ट डबल हो जाएगी। जहां ये लागत 5 लाख थी, ये यहाँ पे 10 लाख हो जाएगी। मगर इसमें फायदा ये है कि आपको फल की उड़ाई करने में, हर्बिसाइड दवा डालने में, प्रूनिंग करने में आसानी रहती है। मगर वो जो पहले वाला मॉप टॉप मेथड है, रिंग वाला मेथड है, उसमें आपको पौधे के चारों तरफ घूमना पड़ेगा फल को तोड़ने के लिए। मगर उसमें फायदा है, उसमें लागत कम है। जी, तो दोनों अपने अपने लाभ है, अपनी अपनी हानि। बिल्कुल, तो दोनों ही हमारे सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इनसे संतुष्ट होंगे। बता दें महाराष्ट्र के से विकी राजपूत जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार विकी जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैम वो ड्रैगन फ्रूट का वो जो ये मिलता है वो कैसे मिलता है? ड्रैगन फ्रूट का जो कलम है आप जानना चाहते हैं कि कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है? इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ कई बार जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। रुक करेंगे दिनेश जी का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले विकी जी ने महाराष्ट्र से कॉल किया था, पूछा था कि जो ड्रैगन फ्रूट का कलम है, पौध जो है वो हमें कहाँ से मिल सकता है, कितने का मिल सकता है? और ऐसा ही एक सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से भी आया है, उसे भी शामिल कर लेते हैं और फिर रुक करेंगे हमारे विशेषज्ञ का। हमारे जो कॉलर है या फिर कहें दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि 1 एकड़ खेत में ड्रैगन फ्रूट के कितने पौधे लगते हैं और एक पौधा कितने का आता है? क्या कहेंगे दिनेश जी इन सवालों को लेकर आप? देखो मैडम, मैं हेक्टर के हिसाब से बात करता हूँ कि 1 हेक्टर के अंदर अगर आप 3 बाई 3 मीटर पे अगर पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि ये रिकमेंडेड स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग पे अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलता है। ठीक है, तो 1 हेक्टर में अगर 3 बाई 3 मीटर से लगा रहे हैं तो 1111 पौधे आप 1 हेक्टर में लगा सकते हैं। और इसकी जो कलम की बात करें, उसका जो रेट है वो 20 से 30 रुपए में आपको ये कलम मिल जाएगी। अगर महाराष्ट्र की किसान भाई महाराष्ट्र से हैं तो नियासम एक संस्थान है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो 12 बारामती पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 12 बारामती पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वो 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 12 बारामती पुणे डि
और बहुत, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल किसान भाइयों को जाके वहां देखना, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपकी जो आवाज है हम तक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन जितनी अभी आपने जानकारी दी है कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगा सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में आपने भी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इससे जो है संतुष्ट होंगे और अब ड्रैगन फ्रूट की कलम कहाँ से लेनी है वो जागरूक जरूर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डॉक्टर यादव का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे, कृषि के क्षेत्र में हम देख रहे हैं साल दर साल जो है बदलाव हो रहे हैं, तकनीकी यहाँ पर क्रांति आ रही है, ड्रोन है, चाहे अगर हम तमाम मशीनरियों की बात करते हैं, तो कृषि शिक्षा का क्या रोल है इन तकनीकी बदलावों में? देखिए, कृषि शिक्षा चाहे वो एक बीज से लेकर के अनेक बीज तक शिक्षा सेम है और शिक्षा का महत्व हमेशा निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही ये चेंजेज आ रहे हैं। चाहे वो ड्रोन का प्रयोग हो, रोबोट का प्रयोग हो, नैनो यूरिया की बात हो रही है और अन्य अन्य विविधीकरण की बात हो रही है, नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है। तो शिक्षा का आने वाले समय में हमेशा के लिए इसका महत्व जो है वो बढ़ता हुआ रहेगा। जी। और यदि आप खेती से जुड़े हुए हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि जब शिक्षा अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही है तो कहीं न कहीं आप इस बदलाव के युग में पीछे अपने आप को महसूस पाएंगे। इसलिए कृषि शिक्षा का महत्व जरूरी है, न केवल उत्पादन के लिए नहीं। कृषि में सबसे बड़ी समस्या है मार्केटिंग। जो आपका विपणन प्रक्रिया है उसको समझने के लिए भारत सरकार द्वारा ने कई ऐसे जो है वो अलग अलग मार्केट बनाए हैं, कई ऐसी स्कीम्स योजनाएं बनाई हैं। उन सबको अगर आपको समझना है तो कृषि शिक्षा में आपको कृषि शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा, कृषि शिक्षा में अपने आप को लगाना पड़ेगा जी। और इसके साथ साथ आप खुद देखेंगे कि यदि आप शिक्षित होते हैं तो आप अपने समाज को, अपने किसान समाज को भी शिक्षित कर सकते हैं, अपने जो साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी शिक्षित कर सकते हैं। इसलिए कृषि शिक्षा का महत्व हमेशा रहेगा और जितनी कृषि में क्रांति आएगी, शिक्षा ही क्रांति लाएगी और शिक्षा, ये क्रांति भी शिक्षा को आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए ये दोनों एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, पूरक है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि कृषि शिक्षा लगातार हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को समझिए और इसे ज़रूर अपनाइए। बढ़ते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश के मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, ये जो हमारा सेब वाला जो क्षेत्र है, यानी कि हाइट वाला ये स्लो बाउंड एरिया, ये किस हाइट तक ये ड्रैगन फ्रूट हो सकता है और इसकी कोई विशेष किस्में भी होती हैं जो कि इतनी हाइट पे इसकी पैदावार हो सके जी? बिल्कुल। दिनेश जी, क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश मंडी से हमारे कॉलर जो है सवाल पूछ रहे हैं कि किस हाइट तक इसकी जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है वो की जा सकती है और वैरायटी के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। मैडम, एक बार सवाल थोड़ा सा रिपीट करेंगे। हिमाचल प्रदेश से कॉलर ने पूछा है कि वहां पर मुख्य तौर पर सेब की खेती होती है, क्या ड्रैगन फ्रूट की खेती भी की जा सकती है, किस हाइट तक कर सकते हैं और वैरायटीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मैडम, बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो ये थोड़ा टेम्परेट जोन है जहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है, स्नोफॉल वगैरह ज़्यादा होता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर फुट हिल्स की बात करें तो ज़्यादा हाइट पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट है जो फ्रोस्ट सेंसिटिव है, इसको ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो हिमाचल के अंदर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अभी तक ड्रैगन फ्रूट पंजाब तक पहुंच चुका है, हरियाणा तक पहुंच चुका है, उसके बाद चंडीगढ़ में भी लोग इसकी खेती कर रहे हैं। मगर अभी तक फिलहाल जहां तक मेरी एक्सपीरियंस का सवाल है, नॉलेज का सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बहुत या तो ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट नहीं हुई है और या कुछ किसान भाई लोग कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो फुट हिल्स के अंदर कर रहे हैं, ज़्यादा हाइट्स पे इसको हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो इसकी क्लाइमेट, हिमाचल की जो क्लाइमेट है, सूटेबल नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, तो हिमाचल में यहाँ पर करने की सलाह नहीं दी जा रही है क्योंकि जो जलवायु है उसके अनुकूल नहीं है। तो इसी के साथ दिनेश जी, आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियाँ ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में सभी के साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर यादव का रुख करना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा हमारे युवाओं के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए? जी देखिए, आप जब भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, चाहे खेती में या अपने इनकम को बढ़ाने में, कृषि शिक्षा से जुड़िए, कृषि से जुड़िए। भविष्य आगे कृषि का ही है, भूत भी कृषि का रहा है, इसलिए कृषि शिक्षा से जुड़िए। और कृषि शिक्षा में जब भी आप जुड़ेंगे, आप ये सोच करके जुड़ेंगे कि आपको कृषि से संबंधित कौन से व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपनाना है, और उसी जो स्वरोजगार का आपका पॉइंट है उसी में आप आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, कृषि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और हम कह सकते हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो कृषि शिक्षा उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे विशेषज्ञ ने इतनी विस्तृत जानकारी दी है, इसके महत्व को समझाया है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर जुड़े, आपने हमको सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में आपने जान लिया कि कृषि शिक्षा का क्या महत्व है, स्वरोजगार आप कैसे इसे तैयार कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की है। आज की बात हो गई, अगले कार्यक्रम में क्या विषय रहेगा आइए बता देते हैं आपको। अगले कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में। जी हाँ, भिंडी की खेती पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फसलों में समेकित नाशी जीव प्रबंधन पर हमारी चर्चा होगी। कोई सवाल है पहले ही हम तक पहुंचाइए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपना जो सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने जो सवाल हैं उन्हें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कार्यक्रम में हम उन्हें शामिल ज़रूर करेंगे। साथ ही बता दें कि दोबारा देखना चाहते हैं हमारा कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, और तो जो तमाम जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।